हेलो स्टूडेंट। आज के इस पार्ट के अंदर हम कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लेंगे वर्नर थ्योरी। देखो, वर्नर थ्योरी के बारे में बात करने से पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का। काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और हमारे 12th के बोर्ड के अंदर भी है। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल एंड लाइगैंड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसी को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज गिवन थी। कौन कौन सी गिवन थी? एक तो वर्नर थ्योरी, एक हमारे पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच इज इन एब्रिवेटेड फॉर्म इज नॉन एज ए वीबीटी, एंड एक हमारे पास आ जाती है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम वर्नर थ्योरी के बारे में। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि भाई वर्नर थ्योरी क्या है, क्यों दी गई थी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो समझते हैं सबसे पहले वर्नर थ्योरी। तो देखो, वर्नर थ्योरी इज एक्चुअली इज गिवन बाय, और उसी के अल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया। किसने? एल्फ्रेड वर्नर। और एल्फ्रेड वर्नर ने ही सबसे पहले जो मेटल लाइगैंड के बीच में जो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और सब कुछ इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात, कॉम्प्लेक्स को जो फार्मूलेट है सर, जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से लिखे जाएंगे, फार्मूलेट वगैरह, वो सब जो चीजें हैं वो अल्फ्रेड वर्नर ने ही शो की थी। और स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया, अल्फ्रेड वर्नर ने। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्विस केमिस्ट है। देखो इन चीज को, इस लाइन को देखो, अल्फ्रेड वर्नर ए स्विस केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन 1892। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना मैं क्या कहना। वर्नर ने जो बातें बताई थी, क्या बातें बताई सर, इसने ऐसा क्या किया? तो देखो, वर्नर ने जो कंसेप्ट दिया और उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने एक चीज कहा कि सर धातु आयन की दो संयोजकता होती। एक तो है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी और एक है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। अभी तक हम 11th में और ये अभी तक हम सिर्फ वैलेंसी ही पढ़ के आए हैं कि सर वैलेंसी होती है। अब देखो, अल्फ्रेड वर्नर ने पहली बार बताया कि सर प्राथमिक संयोजकता भी होती है, द्वितीयक संयोजकता भी होती है, और ये किसमें होती है? जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेटल आयन है। ठीक है ना। अब देखो मेटल आयन, सर इसने ऐसा क्या किया जिसने ऐसी सारी चीजें, देखो अल्फ्रेड ने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड लिया, जिसमें अपने लिया इसने कोबाल्ट क्लोराइड, जो कि हम बोलते हैं COCl3, और अमोनिया के कंपाउंड्स लिए, इनकी एक सीरीज ली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास NH3। तो देखो इसने क्या लिया, he obtained a large number of a complex product from the reaction between cobalt chloride and ammonia and he represent the product as shown। देखो इसने हमारे पास एक COCl3 NH3 CCO3 5NH3 COCl3 4NH3, जैसे इसका कलर वैसे येलो होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है हरा, और ये हमारे पास नीला, ब्लूइश टाइप का। ठीक है ना। तो इसने ये देखा, देखो बड़ी, अब देखो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि अल्फ्रेड वर्नर ने किया क्या था और क्या उसने फाइंड आउट किया। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा गौर करना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। इसने क्या किया, COCl3 और हमारे पास जो NH3 है उसके जो कंपाउंड्स है उनको क्या किया, उसके जलीय विलयन में AgNO3 का एक्सिस में डाला, AgNO3 एक्सिस के साथ इसके साथ रिएक्ट करवाई। ठीक है बच्चों, भाई सर इसने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, अमोनिया लिया, और उसको AgNO3 के एक्सिस के साथ उसके साथ रिएक्ट किया। तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है कि एक व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है, श्वेत अवशेष। ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सिस ऑफ AgNO3 ऑल क्लोराइड आयंस, जो भी क्लोराइड आयंस हैं, दैट इज ऑल क्लोराइड आयंस वर प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। ठीक है सर, बात समझ में आई। सर उसने कोबाल्ट क्लोराइड NH3 और उसको एक्सिस में आदि के सिल्वर नाइट्रेट के आदि के अंदर उसको ट्रीट किया, उसके साथ रिएक्ट करवाया। तो उसने ये देखा कि कुछ श्वेत अवशेष प्राप्त हो रहा है AgCl का। अब श्वेत अवशेष कितना प्राप्त हो रहा है, किसका कितना है, देखो हम उसको देखो टेबुलर फॉर्म में अब स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई उसमें कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 के जो हमारे पास कंपाउंड थे उसको AgNO3 के एक्सिस आदिके के साथ जब रिएक्ट करवाया तो AgCl का हमें श्वेत अवशेष प्राप्त हुआ। लेकिन देखो AgCl का जो श्वेत अवशेष प्राप्त हुआ था वो सभी के साथ क्या था कि सेम नहीं था, कहीं कुछ ज्यादा था, कहीं कुछ कम था। तो ये देखो कितना मिल रहा है, ये कैसे पता चला कि सर AgCl का
कैसे पता चला वर्नर को कि सर कहाँ कितना मिलेगा? तो वर्नर ने क्या किया कि AgCl का अवशेप कितना प्राप्त होगा, ये उसने जो आधार दिया वो दिया कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी के बेस के आधार पे देखो, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे। अरे भाई, नंबर ऑफ आयंस पे तो डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को वर्नर ने क्या किया? कंडक्टिविटी मेजर की। वर्नर ने कंडक्टिविटी को मेजर किया और नोटिस किया कि जो पहला वाला केस है, जैसे अगर हम इसको देखो, ये पहला वाला केस, अगर हम इसको पहले वाले केस को माने, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। देखो पहले वाले केस में इसने ये नोटिस किया कि सर यहां कंडक्टिविटी पहले वाले की बाकियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो क्यों है भाई? तो देखो एक बार बताओ, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? देखो नंबर ऑफ आयंस। तो देखो नंबर ऑफ आयंस जिसके जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से वर्नर को यह आइडिया लगाया कि हम इस सारे जो कंपाउंड्स हैं इसको हम फार्मुलेट कर सकते हैं। तो इसने ये आइडिया लगा कि ये बताया, वर्नर ने एक बात उसको समझ में आ गई कि भाई जो COCl3 है और ये NH3 है, ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने का प्रयास करना, कि इसके अंदर जो क्लोराइड आयन है ये कोबाल्ट का साथ नहीं देता, ये छोड़ के बाहर चला जाता है। लेकिन NH3 चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, ये कोबाल्ट के साथ रहता है। देखो अपने जीवन में कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है और छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ NH3 जैसे सच्चे दोस्त होते हैं जो साथ छोड़ के नहीं जा रहे। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो मेरे हिसाब से? तो इसने ये देखा कि सॉल्यूशन के अंदर जो आएगा वही तो AgNO3 के साथ व्हाइट पट्टी बनाएगा। तो इसने ये देखा चाहे परिस्थितियां कैसी भी है, लेकिन NH3 कोबाल्ट को छोड़कर नहीं जा रहा। तो इसने क्या किया? इसका फार्मुलेट किया। फार्मुलेट इस तरह से किया कि एक ब्रैकेट बनाया और जो कोबाल्ट के साथ है उसको इसने ब्रैकेट के अंदर लिखा, जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जा रहा, और जो सॉल्यूशन के बाहर जा रहा है Cl3 उसको इसने ब्रैकेट के बाहर लिखा। तो देखो एक चीज इसने, देखो ये स्ट्रक्चर देना, ये फार्मुलेट करना, ये किसने बताया? ये हमारे वर्नर साहब ने बताया। मेरे हिसाब से बात समझ आ रही होगी अल्फ्रेड वर्नर का कितना बड़ा योगदान है। देखिए आप, अल्फ्रेड वर्नर ने ये सारा जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सारा एक कंडक्टिविटी बेस के आधार पे दिखाया और ये शो किया कि सर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे, और नंबर ऑफ आयंस में इसने ये देखा सर यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि NH3 कोबाल्ट को छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन क्लोराइड जा रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि क्लोराइड सारा ही जा रहा है, कुछ क्लोराइड अंदर रह रहा है। जो अंदर रहेगा तो वो कोबाल्ट के साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ लिंकेज शो करेगा जिसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और ये जो बाहर है ये हमारे पास आयनाइजेबल पार्ट है। आयनाइजेबल पार्ट है तो ये Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl का श्वेत अवशेप दे देगा। मेरे हिसाब से ये बात समझ आ रही होगी। वर्नर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी यहाँ पे कि सर क्लोराइड आयन है, बाहर जा रहा है, NH3 कोबाल्ट के साथ रहेगा। तो इसको जो फार्मुलेट करने, ब्रैकेट के अंदर लिखने की बात जो सारी बताई थी, ये अल्फ्रेड वर्नर साहब ने बताई थी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आप इस टेबल को देखिए, जैसे हम इसको देखते हैं COCl3 NH3, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। तो हमने एक चीज देखी कि सर यहां हमारे पास CONH3Cl, यहां नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 4। नेक्स्ट हम देखो इस केस में देखते हैं यार, जिसका कलर हमारे पास पर्पल आया है, इस केस में हम ये देखते हैं 1:2 का है। और यानी एक चीज तो समझ आ गई कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो ऑन मूविंग फ्रॉम, इस टेबल के अनुसार अगर हम देखें कि सर ऑन मूविंग फ्रॉम टू नंबर ऑफ आयंस हैं वो हमारे कम हो रहे हैं, यानी पूरा Cl यानी कुछ नंबर ऑफ आयंस भी वेरी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए इस तरह से कॉम्प्लेक्स को फार्मुलेट कर डाला। यही चीज हमारे वर्नर ने बताई थी। देखो नंबर ऑफ, यहां देखिए Cl2 या बार कितने हो गए, यहां अगर देखो यहाँ कितने आयंस है? 4 आयंस है। यानी कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप में एक आयन है, ये कभी टूटता नहीं है। NH3 कोबाल्ट का साथ नहीं छोड़ रहा, ये कोऑर्डिनेट है। ये बाहर हमारे पास आयनाइजेबल पार्ट है। ये जो फार्मुलेट किया है ये वर्नर साहब ने किया है। मेरे हिसाब से कुछ बातें समझ में आई होगी। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बाकी हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो आगे देखते हैं हम और वर्नर ने क्या बताया। आगे देखिए वर्नर की थ्योरी में। अब वर्नर की थ्योरी के अंदर देखो जो चीज निकल के आई कि हमने ये देखा कि सर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं, जो कि आयनाइज नहीं होते, नहीं जो छोड़ के जाते नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, कुछ मॉलिक्यूल्स कोबाल्ट को छोड़कर नहीं जा रहे, कोबाल्ट को छोड़कर नहीं जा रहे, और कुछ मॉलिक्यूल है जो हमारे क्या है, छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के जा रहे हैं। किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो हमारे पास जैसे CONH3, इसके अंदर हमने यही देखा कि सर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज नॉट आयनाइजेबल पार्ट। देखो बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि देखो इसमें जो चीज निकल कर आई है वो यही है
कि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी दैट कैन नॉट बी आयनाइज, बट द एनीथिंग व्हिच इज रिटन आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज आयनाइजेबल। आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई मीन, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्नर उसने मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। उसने एक बात कही कि भाई मेटल जो धातु आयन है हमारे पास वो दो प्रकार की, इसको मिटा देते हैं हम पहले एक बार, थोड़ा समझिए देखो ध्यान से। देखो धातु आयन के पास दो प्रकार की वैलेंसीज है। पहली चीज तो एक को तो हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसीज। प्राइमरी यानी प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो एक्चुअल में होती है मेटल की, जो भी मेटल आयन है हमारा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है ये बोर्ड के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। कई बार आपको कॉम्प्लेक्स गिवन होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। तो देखो आपको पता होना चाहिए। और प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है, जो भी मेटल आयन हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर लिखा गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था रेडॉक्स चैप्टर के अंदर। देखो ऑक्सीडेशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं सर इससे चार्ज और सर धातु आयन पर उपस्थित आवेश। अरे ये क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल है तो नॉन डायरेक्शनल भी होगा, अदिशात्मक भी होगा। सेटिस्फाइड बाय अ नेगेटिव आयन, जैसे अगर मैं ये बात करूं सर ये AgCl है और आप उसकी प्राइमरी वैलेंस तो सेटिस्फाइड किससे, नेगेटिव आयन से है, तो इसकी सर कितनी हो गई 1। अगर मैं ये कॉपर सल्फेट की बात करूं तो सर कॉपर सल्फेट की प्राइमरी वैलेंस सर 2। अगर आपसे कहा गया COCl3 सर इसकी कितनी हो गई 3। PTCl4 कितना है सर 4। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो देखो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास K4 FeCN6 है, ठीक है, देखो यहां शो कर रखा है मैंने। तो ये आयनाइज होके हमारे पास क्या देगा 4K प्लस FeCN6 और यहां चार्ज आ जाएगा 4-। अगर आपसे कोई पूछे इसी कॉम्प्लेक्स को देख के गए कि भाई इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ, तो प्राइमरी वैलेंस सर अब ये आपने बताया था कि सर जो भी मेटल आयन है सर उस पर उपस्थित ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे इस पे उस पे ऊपर यहाँ किसकी बात हो रही है सर, इस मेटल आयन की, ये आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या कहलाएगा सर, इसके प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है। तो निकल गया ये कितना होता है -6, ये कितना है हमारे +4, ये 4 हो गया, तो इस पे कितना आ गया चार्ज 2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 2। ठीक है बच्चों, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है, वापस देख लो समझ लो। देखो आपसे यही तो पूछा गया भाई ये जो आयरन दे रखा है इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो और ये निकल गया। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो इसको जनरली शोन किया जाता है किससे, डॉटेड लाइन द्वारा। डॉटेड लाइन द्वारा हम इसको शो करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे आगे, आगे चलते हैं हम। अब दूसरी मैंने कहा कि मेटलाइज आयन जो है वो पोजेस करता है सेकेंडरी वैलेंसीज, और सेकेंडरी वैलेंसी हम किसी मेटल आयन की उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के बता सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर, ये तो नई चीज आ गई। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है कि सर जो भी मेटल एटम है वो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है उससे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने के साथ जुड़ता है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी मीडियम वालों कंफ्यूज मत होना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उप सह संयोजन संख्या। हम दोनों की बात करेंगे क्योंकि क्लास में दोनों बच्चे मिलते हैं हमें, उप सह संयोजन संख्या, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी। अगर मैं इसी की बात करूं K4 FeCN6 ऊपर वाले एग्जांपल के ले लें तो सर CN6 जो ब्रैकेट में लिखा गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यही बनेगा सर, यही तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। मैं आगे हम देखो ये तो डिपेंड करता है कि हमारा लिगेंड क्या है। देखो लिगेंड वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर। नेक्स्ट है मेटल आयन की जो बात करेंगे, उसके पास है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोऑर्डिनेशन। देखो ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल है तो क्या होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की। दूसरा सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन शोन बाय अ थिक लाइन। देखो प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे थे। तो देखो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, इसको देखिए आप, यहां आपको साफ ही दिख रहा है सर, आप जो थिक लाइन से दिखा रखी है ये क्या है सारी, इसकी क्या है भाई, सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंसी यानी यहां कोबाल्ट NH3 के साथ, इस NH3 के साथ, इस NH3 के साथ कौन सी बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है।
अब देखो बच्चों, यहां से ध्यान से सुनना, नॉन आयनाइजेबल, वहां हमारे पास क्या थी, आयनाइजेबल। ये इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, डायरेक्शनल। तो देखो इसका हम फार्मुलेट तो कर ही पा रहे हैं ना कि भाई CO NS3 6, ये क्या होगी सर, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। और ये हमारे पास जो आयनाइजेबल है वो हमेशा कहां लिखी जाएगी, बाहर लिखी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे हिसाब से वर्नर थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो वर्नर थ्योरी के अंदर हमने क्या क्या देखा। वर्नर थ्योरी के अंदर हमने प्राइमरी वैलेंसी देखी, सेकेंडरी वैलेंसी देखी। प्राइमरी वैलेंसी हमें पता है कोई मेटल आयन होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होती है, किसी कॉम्प्लेक्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कोई भी मेटल आयन है सर, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसको थिक लाइन से शो करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। वर्नर थ्योरी ने क्या क्या बताया सर पूरी चीजों की अगर हम बात करें तो सर इसने कुछ सीरीज लिए थे हमारे पास। अब हम इसकी जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इसकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस के अंदर हमने क्या देखा, देखो लिमिटेशंस में हमने एक चीज देखी सर, वर्नर थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो ये है कि सर व्हाई ओनली सम एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सर कुछ कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? देखो हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, कि वर्नर थ्योरी की सीमाएं देखते हैं। तो देखो ओनली कुछ तत्व ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। दूसरा देखो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल, हालांकि देखो वर्नर थ्योरी ने काफी गुणों की व्याख्या कर दी थी, देखो मेरी बात सुनना, काफी गुणों की व्याख्या की थी, लेकिन ये कुछ गुण समझाने देखते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सर, धूमन घूर्णन, इनके बारे में बता नहीं पाया। चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये भी वर्नर थ्योरी के बारे में समझाने में असमर्थ है। और हमारे पास एक ज्योमेट्री, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये वर्नर थ्योरी की सीमाओं के अंदर आ जाती है। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा कि कुछ तत्व ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और ज्यामिति, ये चीजें बता नहीं पाया। बाकी वर्नर थ्योरी काफी सक्सेसफुल थी, एक तरह से हमें जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स था उसको फॉर्मुलेट करने के अंदर तो बड़ा काम आया ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।